गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी का मीनिंग ये फर्स्ट चार्ज Q1, सेकंड चार्ज Q2, देन वहां से हमारा फोर्स निकल के आया था F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फोर्स निकल के आया था। लेकिन हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि फोर्स क्या है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो 1/4πε0 इसकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब कि ये एक स्केलर वैल्यू है। Q1 मैग्नीट्यूड है चार्ज का, Q2 भी मैग्नीट्यूड है चार्ज का, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, और R डिस्टेंस से ये भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हम बात करें तो कंप्लीटली 1/4πε0 ये एक स्केलर वैल्यू है। तो फिर ये फोर्स वेक्टर कहां से हो गया अभी। तो इस फॉर्मूले से हम अभी ये नहीं बोल सकते कि ये जो फोर्स है ये फोर्स अभी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। यह भी कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है स्केलर फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स का वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म लिखा हुआ है, इस स्केलर फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। अगर ध्यान से देखो वेक्टर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि एक वेक्टर था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। अगर हम सपोज कर लें कि कोई यूनिट वेक्टर है ए कैप, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब हम फोर्स को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फोर्स का भी हमने फॉर्मूला फाइंड किया F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इस स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम किसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ Q1 भी है, Q2 भी है, R भी है। तो अगर हम कूलॉम के स्टेटमेंट को ध्यान से याद करें तो उसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। यानी का मीनिंग इन दोनों फोर्स के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। यानी का मीनिंग या तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा या फिर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो अब ये फोर्स किसके अलोंग है, ये जो स्मॉल r है डिस्टेंस, इसके अलोंग है। तो हम यहाँ पर इस स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसी r के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराओ तब ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेक्टर F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर R। आप चाहो तो इस यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले को ओपन करा दो, ये इसका फॉर्मूला होता है। देन वेक्टर F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R। मॉड ऑफ वेक्टर R ये R बन जाएगा। तो वेक्टर F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेक्टर R अपॉन R स्क्वायर इंटू R, ये बन जाएगा R क्यूब। देन वेक्टर F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। ये दोनों फॉर्मूले आ गए जिसमें हमारा फोर्स किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। लेकिन देखो अगर फोर्स की अगर हमें न्यूमेरिकल आ जाए, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, तो इनको सॉल्व करने के अब दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्शन से सॉल्व करो, जो डायरेक्शन दी हुई है, ठीक, या फिर हम लोगों ने 11th क्लास में जिस तरीके से वेक्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसके न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर हमने न्यूमेरिकल लिया कि सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी ईच साइड 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर। सपोज कर लिया कि यहाँ पर प्लस का 9 कूलम या माइक्रो कूलम, प्लस का 9 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर माइनस का 9 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया प्लस का 2 माइक्रो कूलम। अब हमसे यहाँ पर पूछा जाए, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 2 माइक्रो कूलम। हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस 2 माइक्रो कूलम के चार्ज पर इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। मैं इस न्यूमेरिकल को दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा। समझो, हमारा पहला तरीका, पहले अब क्या बोला गया कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें यहाँ पर पहले डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है प्लस का 9 माइक्रो कूलम। अब देखो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कैसे अप्लाई होगा, पहले इन दोनों के बीच का फोर्स, फिर इन दोनों के बीच का फोर्स। अगर ध्यान से देखो, ये है प्लस का 2 माइक्रो कूलम, ये प्लस का 9 माइक्रो कूलम, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो कैसे होता है, रिपल्सिव। देन ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में अप्लाई होने वाला फोर्स F1 है, तो इसकी डायरेक्शन ये आएगी दूर जाती हुई, ठीक। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। ये प्लस का 2 माइक्रो कूलम, ये माइनस का 9 माइक्रो कूलम। अगर ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी। हमने सपोज कर लिया ये है फोर्स F2। अगर ध्यान से देखो, इस पर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों की वजह से F1 और इन दोनों की वजह से F2। हमें अब यहाँ पर 2 फोर्स है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक, इस डायरेक्शन में। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैंने सपोज कर लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। ये एंगल भी थीटा है, सॉरी ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ध्यान से देखो, और ये भी एंगल थीटा होगा। ये पैरेलल लाइन से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे F1 की। फॉर्मूला यूज करो, F1 इक्वल्स टू, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज कौन सा निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। वैल्यू पुट कराओ, तो F1 इक्वल्स टू, मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी, कितनी होती है 9 × 10⁹9। Q1 की वैल्यू प्लस की 9 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट करो, तो 9 × 10⁻⁶ कूलम, हमने अब इसको माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 2 × 10⁻⁶, ठीक, अपॉन 1 सेंटीमीटर है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, तो F1 इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹, बेस सेम है, पावर को ऐड करा दो, इंटू ये 9 इंटू 2 × 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻⁻4। इन पावर को सॉल्व कर लो, ठीक। देन F1 इक्वल्स टू 9 × 9 81, ये आ गया 81 इंटू 2 इंटू 10⁻, पावर प्लस की 9 माइनस की 12, यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, -3। यहाँ पर पावर कितनी है, सेम बेस है, पावर ऐड होगी, -12 प्लस की 9, पावर कितनी बचेगी, -3 अपॉन 10⁻⁻4। इस पावर को ऊपर ले जाओगे तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक। देन F1 इक्वल्स टू, यहां से आएगी वैल्यू F1 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर 2 × 16, ठीक,
81 टू द 162 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर प्लस की 4 मैनिपुलेट करा दो। तो F1 इक्वल्स टू 162 इंटू 10 टू द पावर 1, देन F1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1620। ये आ गई F1 की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखो F2 की वैल्यू भी यही आएगी। देखो जरा अगर मैं सॉल्व करूं तो F2 इक्वल्स टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F2 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसकी वैल्यू इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 6 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। यही वैल्यू है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1620 न्यूटन। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ से F1 इक्वल टू कितना आया, F2 आया, दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट बिल्कुल इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा ही होगा। अब यहाँ से इसकी निकाल लो कंपोनेंट, जैसे 11वीं क्लास में निकालते थे ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा, पहले हम F1 की निकालेंगे। ये वाला कंपोनेंट आएगा F1 cos थीटा और इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा F1 sin थीटा। F2 का भी कंपोनेंट निकालो तो F2 का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा F2 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा F2 sin थीटा। जरा ध्यान से देखो F1 sin थीटा और F2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं एट। यहां से अगर हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करें तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा आ जाएगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। कितना आ गया। देन इन दोनों को F1 और F2 की वैल्यू क्या है इक्वल है, पुट करा दो। तो F इक्वल्स टू F1 cos थीटा और F2 की जगह पर भी क्या आ जाएगा F1, तो F1 cos थीटा देन F इक्वल्स टू जाएगी वैल्यू 2F1 cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें पता है, क्यों, क्योंकि क्या बोला गया था ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। F1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, वैल्यू पुट करा दो। तो F इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 1620 इंटू cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट करा दो। तो F इक्वल्स टू 2 इंटू 1620 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 1620। इसे इसको समझ लो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर 3 चार्ज रखाए हुए हैं। पहला +9 कूलम का, सेकंड -9 माइक्रो कूलम का और थर्ड जो चार्ज था वो था प्लस का 2 माइक्रो कूलम का। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि इस प्लस के 2 माइक्रो कूलम पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। दोनों यहाँ पर साइड की गिवन थी 1 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने जरा ध्यान से देखा, ये प्लस का 2 माइक्रो कूलम, ये प्लस का 9 माइक्रो कूलम, दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। हमने सपोज कर लिया कि वो रिपल्सिव फोर्स कितना है F1। सिमिलरली ये दोनों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है F2 है। ठीक, देन हमने सपोज कर लिया कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। अगर ध्यान से देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, तो सिंपल सी बात है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। अब हम सबसे पहले F1 की वैल्यू फाइंड कराएंगे। तो F1 का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 9 माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -6
ये 2 माइक्रो कूलम, तो ये चार्ज आ जाएगा 2 × 10⁻⁶। साइड जो हमें गिवन है सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻², पावर के ऊपर पावर है, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10⁻⁴, और ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो -6 + -6 ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻12। इनको मल्टीप्लाई करा दिया तो 81 × 2 × अब देखो यहाँ पर प्लस की 9 पावर, माइनस की 12 पावर, तो पावर कितनी बचेगी, माइनस की 3। इस पावर को हम शिफ्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये पावर प्लस की हो जाएगी। तो F1 = 162 × 10⁻³ × 10⁻⁴। देन फिर से सेम बेस है, पावर को ऐड करेंगे, यहाँ पर पावर प्लस की 1 बचेगी, तो यहाँ पर F1 की वैल्यू आ जाएगी 1620 न्यूटन। देन अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे F2 की, फॉर्मूला यूज किया, F2 = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वैल्यू पुट कराएंगे, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू पुट कराएंगे 2 × 10⁻⁶। सिमिलरली Q2 की वैल्यू पुट कराएंगे 9 × 10⁻⁶, और R की वैल्यू पुट कराएं, यहाँ पर यही वैल्यू है, जो वैल्यू ये है, तो यहाँ से भी F2 की वैल्यू आ जाएगी 1620 न्यूटन। अगर ध्यान से देखेंगे कि F1 और F2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इक्वल है, ठीक। देन जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, F1 = F2। अब हम लोग आ जाएंगे अपने रिजल्टेंट पर, जरा इसको ध्यान समझ लेना। ये हमारा F1 था, दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो बीचों बीच आएगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि अब ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। अब हम यहाँ पर F1 के कंपोनेंट निकालेंगे, जैसे हम 11th क्लास में निकालते थे, ठीक, वर्क एनर्जी एंड पावर में हम लोगों ने किया था। तो F1 का ये वाला कंपोनेंट आएगा F1 sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा F1 cos थीटा। सिमिलरली F2 का ये वाला कंपोनेंट F2 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट F2 cos थीटा। F1 sin थीटा और F2 sin थीटा एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। देन F1 cos थीटा एंड F2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आ जाएगा F = F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। देन दोनों को यहाँ से देखो F2 की वैल्यू F1 के इक्वल पुट करा दी, ऐड हो जाएंगे, तो F = आ जाएगा 2 × F1 cos थीटा। वैल्यू पुट करा दो, जैसी वैल्यू पुट कराएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक, कितना, 1620 न्यूटन। ये तो हो गया इसको सॉल्व करने का पहला तरीका, जो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी इसमें कुछ अलग है। हम इसको, जो हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हम इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो, प्लस का 9 माइक्रो कूलम और ये माइनस का 9 माइक्रो कूलम, इन दोनों के बीच का फोर्स ये F1, इन दोनों के बीच का फोर्स हमने सपोज कर लिया F2। तो हम पहले फिर क्या फाइंड करेंगे, F1 और F2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जैसे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब मैं अब इसको निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, F1 = 1620 न्यूटन। अगर इसमें वैल्यू पुट करा के कैलकुलेट कराएंगे तो ये आंसर इतना ही आएगा, 1620। सिमिलरली F2 भी कितना आ जाएगा हमारा, 1620 न्यूटन। अब हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारा A² + B² + 2AB cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। थीटा क्या था वहां पर 11th क्लास में, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। लेकिन अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कराएंगे, जरा अप्लाई कराओ, तो अब इस केस में आ जाएगा F = ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos। फॉर्मूले में तो क्या है, थीटा है, लेकिन यहाँ पर ये मत भूलना थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 2 थीटा, ये थीटा प्लस थीटा, तो एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 2F1 F2 cos 2 थीटा। अब हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करा देंगे, F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू कैलकुलेट कराएंगे, तब भी इसका आंसर हमारा जो अभी आया था वही आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट होता है
डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले मैं यहां पर दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, कंप्लीट फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। वैसा अगर इन दोनों की सिमिलरिटी की बात की जाए तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर इसमें भी है, और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसमें भी 1 अपॉन आर स्क्वायर है। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, दोनों क्या हमें यहाँ पर देखना है दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो पहला डिफरेंस तो यहीं पर समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, जरा ध्यान से देखो, जब दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तब तो ये रिपेल करता है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तब ये क्या करता है, अट्रैक्ट। लेकिन 11th क्लास में याद करो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट ही करता है, मतलब कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे क्या करेगा, कौन से नेचर का रहेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर का रहेगा। तो पहला डिफरेंस तो यही याद है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो या तो रिपल्सिव नेचर भी हो सकता है, कब, जब दोनों चार्ज सेम हो, या फिर अट्रैक्टिव नेचर हो सकता है कब, जब दोनों चार्ज अपोजिट पोलैरिटी के हो। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही रहेगा। सेकेंड डिफरेंस, ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूले में लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्मॉल के क्या है, स्मॉल के यहाँ पर होता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जो कि किस पर डिपेंड करता है, दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम यूज किया गया है उस मीडियम पर, वो मीडियम एयर है, वाटर है, मेटल है, कुछ भी है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मीडियम पर, मीडियम बिटवीन चार्जेस। तो पहला डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस क्या आया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच में जो मीडियम यूज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। बट अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूला है F इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कहीं पर भी स्मॉल के का कोई इंक्लूडेंट नहीं है, या कहीं पर भी स्मॉल के इंक्लूड ही नहीं है। इसका मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं कि किस पर डिपेंड नहीं करते, ये किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। कहने का मीनिंग does not depend upon any medium, किस पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद थर्ड इसका
जो डिफरेंस है, पहला थर्ड डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मच स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। तो तीनों डिफरेंस की एक बार फिर से सुन लो। पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इन नेचर, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकेंड डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। किस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीडियम पर डिपेंड करता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड इसका डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में मच स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले इसको समझ लो। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है, सपोज कर लिया कि सपोज ये एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात, ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज, इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि आप सबके घरों में फैन यूज होता है। सपोज ये एक फैन लगा हुआ है, आपने इसको एक टेबल पर रख दिया, ठीक। टेबल पर रखने के बाद आपने इसको ऑन कर दिया, ठीक। ऑन करने के बाद ये फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलना स्टार्ट होने के बाद इससे हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या जरूरी है कि अगर सपोज करो कि आप इस फैन से अप्रोक्सीमेट 20 मीटर की डिस्टेंस पर बैठे हो, तो जरूरी है कि आपको इस फैन से जो चलने वाली हवा है वो आपको 20 मीटर की डिस्टेंस पर लगेगी। पॉसिबल नहीं है कि आपको इससे जो निकलने वाली एयर है वो 20 मीटर की डिस्टेंस पर फील हो रही है। हाँ, लेकिन वहीं अगर आप यहां से महज 1 मीटर की डिस्टेंस पर, तब आपको बहुत अच्छी एयर फील होगी। बहुत कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है क्योंकि इससे जो विंड ब्लो हो रही है, इससे जो एयर निकल रही है, इसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि ये सिर्फ इस रीजन तक ही विंड को ब्लो कर सकती है, इस रीजन तक ये नहीं ले जा सकती। सेम कंडीशन किसमें होती है, चार्ज के केस में होती है। चार्ज के केस में कैसे होती है, समझो इसको कि सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ, तो इस चार्ज पार्टिकल की भी एक कैपेसिटी होती है, एक रीजन होता है, जितने रीजन तक ये अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकता है। तो समझो कि इस चार्ज का भी एक पर्टिकुलर रीजन होता है, जितने रीजन या जितने एरिया तक ये अपने इफेक्ट को शो कर सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन निकालनी हो तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आ जाएगी कि द फील्ड अराउंड द चार्ज up to which it shows electric effect। बहुत सिंपल सी बात है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन होता है या वो फील्ड होती है जहां तक ये अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करा सकती है। तो उसी रीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी रीजन को ही बोला गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत कॉमन सी बात है। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी टाइप होते हैं। हाँ, इसमें ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है इसके टाइप। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप के बहुत सिंपल से टाइप होते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला टाइप आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
देन सेकेंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या आएगी? इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, if the magnitude and direction of electric field is same at each and every point। क्या बोला गया है? if the magnitude and direction of electric field is same at each and every point, then such type of electric field is known as uniform electric field। तो ये किसका टाइप हो गया? दिस वन इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, या फिर हम यही बोल सकते हैं इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड of electric field is not same at each and every point, then such type of electric field is known as non-uniform electric field। For example, this one। अब यहां पर देखो, यहां पर मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम है, बट यहां पर डायरेक्शन ये है, यहां पर डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस वन इज नॉन यूनिफॉर्म। इसका एग्जाम्पल हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल हो गया। दोनों टाइप समझ में आ गए। पहला टाइप है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग बेसिकली कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सटेंशन वर्जन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called electric field intensity। कहने का मीनिंग, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, कहने का मीनिंग यूनिट पॉजिटिव, यहां पर हम कर लेते हैं टेस्ट चार्ज। अब इसको समझो, किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना भी फोर्स अप्लाई होता है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। अगर इसका फॉर्मूला निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। यहाँ पर Q0 कोई स्पेसिफिक, Q0 की स्पेसिफिक चार्ज नहीं है। यहाँ पर Q0 एक टेस्ट चार्ज है जिसको हमने टेस्ट करने के लिए यूज किया। कैसे कि सपोज ये Q चार्ज है, ठीक, ये हमारा एक्चुअल चार्ज है, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसकी इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम यहाँ से एक टेस्ट चार्ज लेके आए Q0। और सिंपल सी बात है, तो ये Q0 वो चार्ज है जिसको हम इसकी फील्ड को या इसकी इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए पास में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो Q0 क्या है? एक टेस्ट चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसकी निकाल रहे हैं? इसकी निकाल रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E = F/Q0। ठीक, और डेफिनेशन क्या आएगी? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। देन अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। समझो,
कहीं पर कोई एक पॉइंट चार्ज रखा, पॉइंट का मतलब मीनिंग होता है कि जो चार्ज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा हुआ है, चार्ज अभी फैला हुआ नहीं है, सिर्फ चार्ज का है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा हुआ है। समझ गए? अगर चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा हुआ हो तो उसी चार्ज को ये बोला जाता है पॉइंट चार्ज। ठीक, तो हमने सपोज कर लिया कि एक चार्ज है पॉइंट चार्ज Q, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। यहां से लेते लेते हमने इसको कहां पर रख दिया, हमने इसको यहां पर रख दिया। हम टेस्ट चार्ज Q नोट को लेके आए, हमने इसको यहां पर रख दिया। हमने इसको जिस पॉइंट पर रखा वहां से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल r। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों चार्ज हैं, अब पॉजिटिव है कि निगेटिव है, लेकिन है तो चार्ज, तो दोनों पर क्या अप्लाई होगा, दोनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। देन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू 1/4πε0। पहला चार्ज क्या है Q, सेकंड चार्ज Q नॉट, डिस्टेंस r, तो स्मॉल r का स्क्वायर, ये आ गया हमारा फोर्स। लेकिन हमने अभी डेफिनेशन निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। अब देखो F की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर F की वैल्यू को पुट करा देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट कराओ 1/4πε0 Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल। देन E इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड कर लिया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। लेकिन मैंने अभी क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, हमारा फॉर्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है तो ये वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन क्या इस फॉर्मूले को कहीं से देखने पर हमको लग रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है? कहीं से लग रहा है, कहीं से ही लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, जरा देखो 1/4πε0, इसकी वैल्यू क्या है 9×10⁹। Q मैग्नीट्यूड है, ये भी एक स्केलर, r डिस्टेंस है, तो ये भी क्या हो गई, एक स्केलर। कहने का मीनिंग अभी तो ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पूरा कंप्लीट एक स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। वो सिंपल सी बात है, तो हमें इस स्केलर फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। किसके फॉर्म में हम चेंज करेंगे, इसको एक वेक्टर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम इसको वेक्टर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखो फिर वही तरीका जैसे हम लोगों ने फोर्स को चेंज किया था वेक्टर फॉर्म में, कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो तो उसमें हम हमेशा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से। और किसके यूनिट वेक्टर से, स्मॉल r के यूनिट वेक्टर से। तो मल्टीप्लाई कराओ, हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म किया जाएगा वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर r। इसके फॉर्मूले को ओपन कराओ, तो वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। इसके फॉर्मूले को ओपन कराया तो वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r
मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, स्मॉल r, वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर इंटू वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर इंटू r क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में आ गया वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r क्यू इंटू वेक्टर r। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म।